हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे भैया नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन 46 पे पहुंच चुके हैं हम, रे ऑप्टिक्स वाले, न्यू सिलेबस पर बेस्ड। आप सभी को पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं शुरुआत इसकी। क्या बोला है देखते हैं। चलिए देखो सवाल पढ़ते हैं। ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड देन ए स्लैब ऑफ glass of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved to get the mark in focus again? देखो इस टाइप का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। मान लो नीचे एक पेपर रखा है, उस पेपर के ऊपर एक मार्क लगा हुआ है इस टाइप का। ठीक है, हमने ऊपर से इसके एक माइक्रोस्कोप लगा दिया इस तरीके से। ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है ऊपर से। ठीक है, माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा रहा है, इसको फोकस करके रखा है माइक्रोस्कोप से। तो अब माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं मार्क को। अब हमने क्या किया, हमने इस निशान के ऊपर, ये जो मार्क लगा हुआ था इसके ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दिया ऊपर से ऐसे। ठीक है, ग्लास का स्लैब रखने से क्या होगा सर? अब आपको पता है कि जब भी किसी डेंसर मीडियम में हम ऊपर से उसको देखते हैं तो डेंसर मीडियम के अंदर रखी हुई चीज ना थोड़ी सी हमें अपनी तरफ खिसकी हुई नजर आती है। मतलब ये मार्क हमको है तो ये नीचे, पर ये थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा हमको यहां। ठीक है ना, इसकी ये है ओरिजिनल डेप्थ डी ओरिजिनल, और नजर आएगा हमको थोड़ा सा इसके ऊपर यहां, ये है डी एपरेंट। ठीक, अब ये डी एपरेंट जो होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये आपने उसमें भी सुना था, जब बाल्टी में किसी कॉइन को डाल दोगे, बाल्टी को ऊपर से देखोगे तो वो थोड़ा सा आपको ऊपर नजर आता है। बाल्टी की जो तली है उसकी जो बॉटम है वो भी थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ नजर आती है। उसी को कहते हैं एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल डेप्थ बटे में म्यू। अब इसकी ओरिजिनल डेप्थ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये 3 सेंटीमीटर की थिकनेस का स्लैब है। 3 और बटे में म्यू कितना है इसका? 1.5। पॉइंट हटाओ, 10 लगा दो, ऊपर बन गया 30, 15 से इसको काट दो तो 2। इसका मतलब वो हमें है तो वो 3 पे, पर नजर कहाँ आएगा? वो आएगा हमको 2 सेंटीमीटर पे नजर आएगा ऊपर। अब देखो कितना, ये जो मार्क है 3 पे था, 2 पे नजर आ रहा है, मतलब कितना ऊपर खिसक गया? 1 सेंटीमीटर ऊपर खिसक गया ये। तो माइक्रोस्कोप को जब हमने इससे माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे थे तो पहले ये 3 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा था, अब थोड़ा ऊपर खिसक गया। कितना ऊपर खिसका? 1 सेंटीमीटर ऊपर खिसका। तो माइक्रोस्कोप को भी आपको थोड़ा ऊपर खिसकाना पड़ेगा। कितना? इसको भी आपको 1 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ेगा। तो आंसर हो गया 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। तो मतलब हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट द मार्क फोकस अगेन? दोबारा से उस मार्क पर फोकस करने के लिए हमें इस माइक्रोस्कोप को कितना खिसकाना पड़ेगा? तो पहला ही ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान, ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगले सवाल में आते हैं। क्या बोला है? ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव लेंस ईच हैविंग सेम फोकल लेंथ। एक तो भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ +25 सेंटीमीटर दे रखी है। एक कॉनकेव लेंस है, उसकी भी सेम फोकल लेंथ है, पर आपको पता है कॉनकेव की लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होगी, तो सेम है लेकिन माइनस में हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर। इन दोनों को इकट्ठा रख दिया, लो जी इकट्ठा करके रख दिया। तो बताना है इस कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी। तो पहले की फोकल लेंथ f1, दूसरे की f2, तो दोनों की मिला के जो हो जाएगी वो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2 हो जाएगी।
1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 की वैल्यू प्लस 25 रख दो, प्लस 1/f2 की वैल्यू माइनस 25। ये टर्म आपस में कट गई, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 0 आ गया। उल्टा कर दो, f इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/0 मतलब इंफिनिटी आ गई। ये तो आ गई फोकल लेंथ। अब पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, या 100/फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रख दें अगर, एक ही बात है। तो 100 और बटे फोकल लेंथ हो गई इंफिनिटी, और कुछ भी हो बटे में इंफिनिटी हो तो उसका आंसर होता है 0। तो पावर आ जाएगी बच्चों 0। आसान सा सवाल था, वहीं का वहीं हो गया था। वैसे तो 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 आई थी। अरे यही तो पावर है, 1/फोकल लेंथ पावर होता है, तो पावर आ जाएगी। तो ऑप्शन बैठ गया बच्चों डी। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज √2 एंड इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री। देखो एक प्रिज्म है हमारे पास, लो जी ये हो गया प्रिज्म। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल ये 30 डिग्री दे रखा है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ये √2 दे रखा है। ओके, अब इस इन्होंने कहा है वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज मेड ए मिरर। एक सरफेस को इसकी मिरर बना दिया, मान लो ये वाली सरफेस है, इसको इधर से पॉलिश कर दिया, ठीक है, सिल्वर कर दिया, और ये मिरर बन गई। ठीक है, मिरर बन गई। अब इन्होंने बोला ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म। इसके अंदर एक प्रिज्म, इस प्रिज्म के अंदर एक लाइट ने एंटर किया फ्रॉम द अदर फेस एंड रिट्रेस इट पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर्ड सरफेस इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म। तो प्रिज्म पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बताना है। इस तरीके का शायद मैं ये तीसरा सवाल कर रहा हूं। देखो एक बात बताओ, मान लेते हैं यहां से एक लाइट रे गई इस तरीके से, और सरफेस के साथ आई एंगल पे गिरी, ये एंगल आई है, सामने गिरी, इस तरीके से गिरी 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे क्यों गिरेगी? क्योंकि जब वो 90 डिग्री पे गिरेगी ना तभी तो वापस जाएगी। आपको पता है ना, अपने ही पाथ पे मिरर पे जब लाइट रे, जैसे ये मिरर है और लाइट रे को उसे 90 डिग्री पे गिराओ ऐसे, तो वो हमेशा अपने ही पाथ पे वापस चली जाती है। वही काम इन्होंने यहाँ कहा है कि लाइट रे आई प्रिज्म के अंदर घुसी, घुस के वो दूसरी सरफेस पे गिरी, वो है मिरर, तो मिरर पे 90 डिग्री पे गिरेगी तभी तो वो अपने पाथ पे वापस जाएगी, और जब वापस जाएगी तो फिर प्रिज्म से बाहर निकलेगी, फिर से वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। इसे ही कहते हैं उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, दोबारा से उसी पाथ पे चली गई जिस पे आई थी। अब आई के बारे में पूछा है, बड़ा आसान है। ये 90 होगा तो अंदर वाला एंगल भी 90 होगा। अगर ये 30 है, ये 90 है, देखो जहां मैं एरो कर रहा हूं ये 90 है, ये 30 है, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये बाहर वाला हो गया फिर 30, ये आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 30। अब लगा सकते हो आप साइन आई और बटे में साइन आर इक्वल्स टू में म्यू। आई की वैल्यू बाहर हमें निकालनी है सर, तो साइन आई को साइन आई लिखा रहने दो, साइन आर अंदर वाली वैल्यू 30 डिग्री, और म्यू म्यू की वैल्यू √2, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो साइन आई बराबर √2 साइन 30। √2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको काटेंगे तो ये 1/√2 हो गया साइन आई, तो आई बराबर आ गया 45 डिग्री। ये आ गया बाहर का एंगल 45 डिग्री। बिल्कुल आसान, ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है इसमें A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of lens. Then its focal length. तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी यार? ऐसा सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं। देखो एक बात सुनो। मान लो ये लेंस है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इसे किसी लिक्विड के अंदर डुबो दिया, ठीक है, ऐसे लिक्विड के अंदर डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम वही है जो इस लेंस का है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? याद करो, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर म्यू किसका? लेंस का। किसके रेस्पेक्ट में? लेंस को जिस मीडियम में रख रखा है उसके रेस्पेक्ट में। तो यहां लिख दो m। म्यू एल लिखा मतलब लेंस का म्यू, और किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम के रेस्पेक्ट में, -1 और बराबर 1/r1 -1/r2। अब सोचो, पहले म्यू एल, एक फॉर्मूला याद होगा, म्यू 2m, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में, इसको लिखते थे म्यू 2 बटे म्यू 1। तो ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो म्यू एल बटे म्यू एम -1, 1/r1 -1/r2। म्यू एल लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, सॉरी लिक्विड का नहीं, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तो म्यू है, बटे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम के अंदर आपने लेंस को रख रखा है वो भी सर म्यू है। तो म्यू -1, 1/r1 -1/r2। म्यू से म्यू कट गया, 1 -1, 1/r1 -1/r2। 1 -1 हो गया 0, तो 1/f आ गया 0। तो f की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। आपको पता है, इसको उल्टा करेंगे, f निकालेंगे तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो उसकी फोकल लेंथ पूछी थी कितनी होगी, तो बिकम्स इन्फिनिटी। ये आ जाएगा आपका आसान। पर हाँ, ये आप डायरेक्ट भी ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान सवाल है, डायरेक्ट ये आपको पता होना चाहिए। एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 हाफ अलोंग XOX। पहले वो उसको ऐसे काट रहे हैं, देखो इक्विकॉन्वेक्स लेंस को ऐसे काट रहे हैं, ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे काटेंगे तो उसकी लेट f बी द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंथ ऑफ ईच हाफ इन केस फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ये पूछा है। चलो आपको बताएं, पहले शुरू से पढ़ो एक बार दोबारा। एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 हाफ अलोंग XOX, मतलब ऐसे कट कर दिया तो ये 2 हिस्सों में टूट गया, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, ऐसे। चलो ठीक है। एंड फिर YOY, फिर उसे YOY से भी ऐसे काट लिया, ठीक है, तो इस तरह से भी काट लिया, ठीक है। अब इसने कहा एज शोन इन फिगर, लेट f बी द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंथ ऑफ ईच हाफ इन केस फर्स्ट, ठीक है। तो f डैश और f जो दे रखी है वो फोकल लेंथ दे रखी है कंप्लीट लेंथ की, ईच हाफ इन केस फर्स्ट एंड ईच हाफ इन केस सेकंड। अच्छा, मतलब पूरे लेंस की फोकल लेंथ तो देखो f है, फिर जब उसको XOX से काट दिया तो उसकी जो फोकल लेंथ बनी वो बन गई आपकी f डैश, मतलब इस पूरे की तो समझो f। अब इनकी जो बनी, दो ऐसे काट दिया XOX से, तो इसकी बनी f डैश, इसकी भी सेम वही बनी होगी f डैश, क्योंकि दोनों सेम ही है। फिर अब इन्होंने कहा अब इनको जब ऐसे ऐसे काट दोगे आप, ऐसे ऐसे, तो इसके इस तरीके से
इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ऊपर वाले के भी इसी तरीके के हो जाएंगे, यहाँ इस तरीके के, ठीक है। तो अब इनकी सबकी, ये चारों एक जैसे हैं, इनकी सबकी जो फोकल लेंथ होगी वो होगी एफ डबल डैश, सबकी एफ डबल डैश, एफ डबल डैश, इसकी भी एफ डबल डैश। अब आपको बताना है इनमें से करेक्ट रिलेशन। अरे तो बहुत आसान है, देखो मैं आपको बताऊं। जब हमारे पास लेंस ऐसे होता है, उसकी फोकल लेंथ होती है एफ, हम अगर उसको ऐसे काट दें, उसके दो हिस्से हो जाएंगे और उसकी फोकल लेंथ कभी नहीं बदलती। तो जो फोकल लेंथ इसकी एफ है वही इसकी होगी एफ। अब इन्होंने क्या दिया था, एफ डैश, तो इसका मतलब ये याद रखना, जब आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली काटोगे तो उसकी फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब अगर पहले एफ थी तो अब भी एफ होगी। अब इसी फोकल लेंथ को उन्होंने दिया है एफ डैश, तो मतलब एफ डैश की वैल्यू तो एफ हो गई। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है। इसमें भी एफ डैश की वैल्यू एफ दे रखी, इसमें भी एफ डैश की वैल्यू एफ दे रखी, इसमें और इसमें नहीं दे रखी, तो ये दोनों तो है नहीं, छोड़ो। अब जब आप लेंस को ना ऐसे काटते हो, ऐसे काटते हो, और फोकल लेंथ एफ है, तो वो उसके ना दो हिस्से ऐसे हो जाते हैं, तो उनकी लेंथ, फोकल लेंथ ना डबल हो जाती है, 2f, 2f फोकल लेंथ। अब ये दे रखी एफ डबल डैश, तो एफ डबल डैश की वैल्यू आ गई 2f। अब ऐसा ढूंढ लो ऑप्शन जिसमें एफ डबल डैश की वैल्यू 2f, तो बस ऑप्शन सी करेक्ट है, ए गलत हो गया, क्योंकि ए में तो एफ डबल डैश की वैल्यू भी एफ दे रखी, वो गलत हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आप कहोगे कि सर ये कहां से पता चलेगा, ये ऐसे काटने पर? भाई ये तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, क्लासरूम में आपको बताया गया होगा। क्लासरूम में ये बात बताई जाती है कि अगर लेंस को हम कट करें तो हॉरिजॉन्टली कट करें तो क्या इफेक्ट आएगा, वर्टिकली कट करें तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अब पता कर लो, याद कर लो। चलो अब आज के तो सवाल खत्म होते हैं, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही दोगे, मुझे पक्का यकीन है। प्रैक्टिस करते रहिए, सेलेक्ट हो जाएंगे आप लोग, उसकी टेंशन छोड़ दी, सिलेक्शन की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक। चलो बच्चों, कल मिलते हैं।